हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, the अंटार्कटिका is the place to go to। लेसन के शुरू में ही राइटर ने ये कहा है कि यदि आप पृथ्वी के जो एक ग्रह है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए अंटार्कटिका सही जगह है, जाइए। लेखक त्रिशानी डोशी ने यहाँ बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि जब उन्होंने ये चीज़ लिखा तो लिखा कि वर्ष की जो शुरुआत थी उसमें उन्होंने अपने आप को रूसी रिसर्च के जहाज पे पाया, जिसका नाम था अकेडेमिक सोकलस्की। ये सबसे ठंडे, खतरनाक हवाओं वाले महाद्वीप की तरह बढ़ रहा था। और जहाँ तक प्रश्न है अंटार्कटिका का, तो यहाँ राइटर ने स्पष्ट किया है कि उसकी यात्रा मद्रास में इक्वेटेटर क्वार्टर, जिसको आप बोलते हो, 13.09 डिग्री उत्तर की तरफ से शुरू हुई थी। और इसमें जैसे आप मंडल के लिए बनाते हो ना, मंडल में 4 जिले हैं, चाहे किसी में 5 जिले हैं, ऐसे ही इसको 9 जोन पार करना था, जिसमें 6 चेक पॉइंट भी थे, 3 समुद्रों को पार करना था। तो कैसे है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर आप स्पष्ट जान लें, जब तक लेखिका ने स्पष्ट किया है कि वह कार, हवाई जहाज और जहाज के साथ 100 घंटे तक यात्रा की। इसीलिए 100 घंटे कम नहीं होते हैं, ये आप अपने दिमाग में, तब यू शुड नोट इन योर माइंड दिस 100 आवर्स, 100 घंटे। तो यदि हम पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके किताब में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले। और आपको ये जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आप पहले से ही जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल कांच का मिला हुआ दक्षिण उपमहाद्वीप, जिसे हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप जो सीरियल है उसमें भी गोंडवाना का जिक्र आया हुआ है, ये वास्तव में अस्तित्व में था। उस समय चीज़ें आज की तरह नहीं थी, बिल्कुल चेंज थी। बात करें तो ये ह्यूमन बीइंग की, वो ह्यूमन बीइंग खुद ही अस्तित्व में नहीं आया था। जो वेदर उस समय का था आजकल के वेदर की तरह नहीं था, बहुत ही गर्म था, बहुत ही क्या था, गर्म था वेदर। और ढेर सारी विभिन्नताएं थी। 500 मिलियन वर्ष तक
जैसा कि मैंने बताया, गोडवाला खूब फला फूला और एक विशेष किस्म की जात जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, डायनासोर, ये लुप्त हो गए और स्तनपायियों का युग आने वाला था। डायनासोर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इस तरह से जमीन का वो टुकड़ा देशों को रूप में बंटने के लिए बाध्य हो गया, माने कई देश बनने के लिए बाध्य हो गए। और ये पृथ्वी जिस तरह हम आज देख रहे हैं इसी तरह की रही। लेकिन आज अंटार्कटिका की यात्रा करने का अर्थ है, यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो उस इतिहास का आप अंग बनिए, उस स्थान को देखना जहाँ से त्रिशानी डोशी खुद भ्रमण करके आई हुई हैं। और शायद हम उस तरह बढ़ रहे हैं। तो एक और चीज़ है, हमको सबसे पहले ग्रेनाइट की जो ढाल है उसके महत्व को समझना है। ओजोन और कार्बन, विकास और विनाश, दोनों चीज़ें जाननी है। अगर हम इतना दिमाग लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को झकझोर करके रख देती है। आप लेखक राइटर का कहना है कि आप बस कल्पना कीजिए, भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा, इंडिया इज इंक्रीजिंग टुवार्ड्स नॉर्थ साइड। तो एशिया का जो ऊपरी परत है हिमालय का निर्माण करने के लिए, तो यह खिसकता हुआ होगा। हाँ, आप ऊब रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है। राइटर ने स्पष्ट किया है कि उसके जैसे सूर्य की पूजा करने वाले, सूर्य आप पढ़ते भी हैं रोज ग्रह नक्षत्रों के श्लोक में, या पंडित जी के मुखों से सुना भी होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभु मुस्य भुजस्य गुरु से शुक्रा संराव केतवा सर्वे ग्रह शांति करा। तो वही सूर्य, क्योंकि सूर्य नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फिर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, चारों तरफ अंधेरा। तो सूर्य की पूजा करने वाले जो दक्षिण भारतीय के लिए 2 हफ्ते ऐसी जगह पर बिताना जहां पृथ्वी की 90% बर्फ ही बर्फ है, तो यह एक बहुत बड़ा विचार होगा। ऐसा विचार जो दिमाग की तांत्रा को जमा देता है। यदि हम यहाँ दृश्य देखें तो ये स्केल के सूक्ष्माकार से लेकर बहुत विशालता तक है। छोटे कीड़े, दीमक, नीली व्हेल, एक देश के आकार के आइसबर्ग तक इसका बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। सदा एक सी रहने वाली चीज़ों का जो समावेश है इसमें, जिसके बलबूते पर शांति कभी कभार देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आगे हम जानेंगे कि ये ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है। क्लास 12 का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, मैंने आपको बताया भी था। तो आप जाने ह्यूमन जो सिविलाइजेशन 12,000 वर्ष का है, लेखिका के अनुसार यह थोड़े से वर्षों से ही है, लेकिन इसकी भौगोलिक घड़ी में कुछ ही सेकेंड, इस थोड़े समय में हमने एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि हमारे महानगर, शहर, गांव के साथ जो प्रकृति है अपना प्रभुत्व इंगित करने का सार्थक प्रयास कर रही है। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वह है बढ़ती हुई मानव जनसंख्या।
ये बढ़ती हुई मानव जनसंख्या जो आज के दिन में भी बहुत बड़े चिंता का विषय है। इस जनसंख्या ने हमें अन्य प्रजातियों के साथ सीमित साधनों के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया और लगातार खनिज ईंधनों के संसार में कार्बन डाइऑक्साइड का एक वातावरण बनाकर रख दिया है, जो धीरे धीरे निश्चित रूप से संसार के औसत तापमान को बढ़ा। अगर हम बात करें वातावरण की, तो वातावरण में बदलाव है, आप देख ही रहे हैं। गर्मी के बाद बारिश, जाड़े का कुछ पता ही नहीं, कब जाड़ा रहेगा कब नहीं रहेगा। तो वातावरण में बदलाव हमारे समय का सबसे बहस का मुद्दा है। इस पर एक प्रश्न है कि क्या पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की शीट पूरी तरह पिघल जाएगी इस वातावरण के प्रभाव से? क्या समुद्री खाड़ी धाराएं बाधित होंगी? क्या यह संसार का अंत हो जाएगा? ऐसे ही वैज्ञानिक आजकल बहुत धमकी दे रहे हैं और सही भी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जो वातावरण के कारण पिघलती जा रही है। तो ये संसार का अंत हो जाएगा? भाई हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम इस तरह इस बहस में भाग लें तो पाते हैं अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। केवल इसलिए नहीं कि यह संसार में एकमात्र जगह है जहां मानव की जनसंख्या नहीं रही, और इसलिए तुलनात्मक रूप से साफ सुथरी बिल्कुल रही, इसलिए इसके अंदर इसकी बर्फ में आधा मिलियन वर्ष पुराने कार्बन डाइऑक्साइड के रिकॉर्ड बर्फ की तहों में है। यदि हम धरती के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन और निरीक्षण करना चाहें तो अंटार्कटिका बिल्कुल सही जगह है। स्टूडेंट ऑन आइस एक कार्यक्रम जिस पर सोकोल्स्की के द्वारा काम किया जा रहा था, इनका यही उद्देश्य है कि हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, हाई स्कूल के इन बच्चों को संसार के इस छोर पर ले जाकर उनको शिक्षा दिलाई जाए, वो इस चीज को समझें। लेकिन सम्मान को विकसित करने में सहायता तो होगा। और ऐसा ये जब किताब लिखी गई थी तो 6 वर्षों से अभियान चल रहा था, जिसके मुखिया कनाडा के जोफ ग्रीन हैं। ये अमीरों को, उत्सुक लोगों को वहां ले जाकर थक चुकी। मतलब कड़ा सा अनुभव है जब वे सम्मानित करने, सीखने और सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम इतना सफल रहा है, इसका कारण यह है कि दक्षिण ध्रुव के पास इससे प्रभावित हुए जाना एक तरह से असंभव है। हमारे अक्षांश और देशांतर के आराम क्षेत्र में बैठे हुए ध्रुवी बर्फ को पिघलने पर आनंदित होना आसान है, लेकिन जब आप सिमटते हुए ग्लेशियर और बर्फ के भागों को ढूंढ की गिरता में पाते हैं, तब आपको यह एहसास हो जाना प्रारंभ हो जाता है कि वैश्विक तापमान, जो टेम्परेचर है, इसकी समस्या बहुत ही क्या है, वाकई अंटार्कटिका उसके साधारण जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, इस जैव विविधता की कमी के कारण यह अध्ययन करने का सही जगह है कि कैसे थोड़े से पर्यावरणीय बादलों के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन का जो परत है आगे नाश
फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित कर देगा। इसके बदले में सभी समुद्री जीवों और पक्षियों के जीवन प्रभावित हो जाएंगे और वैश्विक कार्बन चक्र प्रभावित होगा। हम पेड़ को दिन रात काट दें, ऑक्सीजन मिले ही ना, तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इस तरह से राइटर का जो अनुभव रहा अंटार्कटिक का, वो पूरी तरह यादों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी चीज उस समय घटित हुई, राइटर ने लिखा है, जब वो अंटार्कटिक घेरे के 65.55 दक्षिण पर थोड़ी सी दूर पर रह गए। जो सोकलस्की पेनिनसुला और टैडपोल टापू के बीच में एक मोटी सी बर्फ का फैलाव था, जिसको चीरते हुए अंदर घुसे, लेकिन ये आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसीलिए कैप्टन ने खुद फैसला किया कि वो वापस मुड़ने और उत्तर की तरफ बढ़ते की जाएंगे, परंतु इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, सभी को जहाज के साथ लगाए फट्टे के द्वारा नीचे उतरने और समुद्र पर निर्देश दिए गए कि ऐसा ऐसा वो करें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये समय 9 जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 सागर, कई पाइटन, ये नियमानुसार संतुलन की सुंदरता पर हैरानी कर रहा था। कैसा होगा यदि अंटार्कटिका पहले की तरफ गर्म जगह बने? सोचिए, क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ होंगे, या हम डायनासोर, मैमथस और उन्हीं गैडों की तरह जा चुके होंगे? कौन बताएगा इस चीज़ को? लेकिन ये जो किशोर बच्चों के समूह के साथ 2 सप्ताह गुजारने के बाद राइटर ने संसार को बचाने का जो आदर्श लिया, वो कुछ हो सकता। कुल मिला जुला करके इसमें है कि जो भी प्राकृतिक चेंजिंग हो रही है, मानव उसका खुद ही जिम्मेदार। जनसंख्या तो हम बढ़ा रहे हैं, अपने साधनों को सीमित नहीं कर पा रहे, इससे वातावरण में ढेर सारी विकृतियां पैदा हो रही हैं और इसी का परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। एक बार आप इसे और पढ़ लेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।